सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया का आज लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के बारे में। वैसे तो आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, पर एक समय ऐसा था बच्चों जब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इतनी मशहूर यूनिवर्सिटीज थी। आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे मतलब एकदम जुनून होता है लोगों के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। किसी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, किसी को कैम्ब्रिज में पढ़ना है, किसी को MIT में पढ़ना है वगैरह वगैरह। लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया भर के लोगों को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का शौक होता था। उनका सपना होता था कि वो इंडिया जाके उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। तो आज हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसी ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी आज की डेट में एक नई बन चुकी है। इसकी जगह पे तो नहीं कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसकी याद में एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है। बट अभी हम एंशिएंट वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी मौजूद थी? हालांकि आज भी उसके रिमेन्स मौजूद हैं, टूटी फूटी हालत में मौजूद है, पर एक समय था जब ये बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर के साथ मौजूद थी। कहाँ पर? बडगांव विलेज। ठीक है, बडगांव विलेज कहाँ आता है बच्चों? बडगांव विलेज है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और पटना से राजगीर जाने का जो रास्ता है, राजगीर आपने पीछे के वीडियोस में पढ़ा ही है, मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है आपको। तो पटना से राजगीर जाने के रास्ते में बीच में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। ठीक है, नालंदा गेव मोर इंपॉर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। यहाँ ज़्यादातर बुद्धिज़्म और जैन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती थी उस समय में। मतलब बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स और जैनिज़्म के फॉलोवर्स इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पाए जाते थे। साथ ही साथ जैन धर्म के लोगों के लिए ये एक बहुत ही फेमस पिलग्रिम प्लेस हुआ करता था, मतलब तीर्थ स्थल था। क्यों ऐसा फेमस तीर्थ स्थल था ये? क्योंकि महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थंकर थे, हमने तीर्थंकर्स के बारे में भी पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में, तो जो 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इन्होंने यहाँ 14 यानी 14 बार चातुर्मास किया था। चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास वो 4 पवित्र महीने होते हैं। ठीक है, जिन 4 महीनों के दौरान जैन धर्म के लोग बहुत सारा मतलब व्रत रखते हैं, तपस्वी की तरह जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य के काम करते हैं। तो इस तरह के 4 महीने लगातार बहुत ही रिस्ट्रिक्शन में उनको अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। जो लोग ये अपनाते हैं, सभी नहीं करते हैं, कई लोग करते भी हैं। तो वैसे मतलब एक तरह का पिनेंस टाइप का किया था महावीर स्वामी जी ने यहीं पर। इस वजह से ये जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी बन चुका था। 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे थे कुमारगुप्त, इन्होंने यहाँ पर मोनास्ट्री बनवाया था। मोनास्ट्री क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे साधु संत रहते हैं, मतलब एक तरह का मठ कह सकते हैं आप। ठीक है, बुद्धिज्म में नॉर्मली मोनास्ट्रीज होती हैं, कई बार आपने देखा होगा टीवी वगैरह में। तो ये एक बहुत ही फेमस मोनास्ट्री बनाया था इन्होंने, और इसके बाद नालंदा का फेम दुनिया भर में और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखे गए लेख हैं। उस समय के ज़माने में मतलब प्रिंट नहीं होता था, मतलब कोई मशीन्स नहीं होती थी प्रिंटिंग करने के लिए, सब कुछ हाथ से बनाया जाता था। तो ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, ताड़ का पत्ता था ना, पाम ट्री, उसके बड़े बड़े पत्तों पर लेख लिखकर भारी भरकम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे। सब उन पे लिखा जाता था, पेपर्स भी नहीं होते थे। तो इस तरह के कई हजार मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ पर मौजूद थे। अलग अलग चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा गया था, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स थी, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि भाई बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, तो उसमें से एक नालंदा थी। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी किस हालत में मौजूद है आप देख सकते हैं, टूटी फूटी हालत में मौजूद है। देख के लगता भी नहीं कि यूनिवर्सिटी है, कई बार तो ऐसा लग रहा है फोटो देख के कि मामू बनाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, इसका पूरा स्टडी किया है उन्होंने और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा लगाया है, तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर हुआ करता था। और कुछ पुराने ग्रंथ भी हैं जिसमें अलग अलग लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, बिल्डिंगें कैसी थी। तो उस हिसाब से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये बहुत भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी।
जो नालंदा से पढ़ के निकलता था वो उसकी मतलब समाज में बहुत रेस्पेक्ट होती थी कि भाई नालंदा से पढ़ के आया है। अब सोचो जिन यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम ये यूनिवर्सिटीज़ इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं या आगे के टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी खासियत थी ना कि बच्चों को ऐसे ही एडमिशन नहीं मिल जाता था। जैसे आज आईआईटी में जाने के लिए लोगों के अंदर जुनून होता है, बहुत टफ जेई वगैरह के एग्जाम देके क्लियर करके जाना पड़ता है, या एमआईटी या फॉरेन की अदर यूनिवर्सिटीज है जो बहुत फेमस है, वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत टफ एग्जाम्स होती थी, इनके इंटरव्यूज होते थे और बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर्स इनका इंटरव्यू लेते थे, और जब उनको सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ ये यहाँ पढ़ने लायक है, तब उसको एडमिशन मिलता था। तो इस वजह से कहना कि भाई अगर वहां से कोई पढ़ के निकला मतलब बहुत टैलेंटेड होता था, तो उसकी मार्केट में बहुत इज्जत होती थी। ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी, 5वीं से लेके 11th सेंचुरी के बीच में नालंदा अपने पीक पर था, मतलब बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। साथ ही साथ उस समय में नालंदा ही नहीं बल्कि और भी यूनिवर्सिटीज में, इंडिया के पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में बहुत ही शानदार लाइब्रेरीज होती थी। लाइब्रेरीज समझ ही रहे हो आप, उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, तो दुनिया भर के जो लोग जो यहाँ नहीं भी पढ़ते थे ना, वो कई बार यहाँ आकर यहाँ की बुक्स रीड करना चाहते थे, यहाँ की लाइब्रेरीज का फायदा उठाना चाहते थे। तो इतनी शानदार लाइब्रेरीज उस समय पर इंडिया में मौजूद थी, और नालंदा में भी, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी और शानदार लाइब्रेरीज मौजूद थी। फिर बात करें ह्यूआनसांग। ह्यूआनसांग जो है एक बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर है, उनके बारे में आपने सुन रखा होगा। दुनिया भर भ्रमण करते करते दुनिया भर के कल्चर को जाना, उसको स्टडी किया, वहाँ के बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स जो उनको मिलते थे वो अपने साथ कलेक्ट कर लेते थे, और बाद में उसका चाइनीज में ट्रांसलेशन वगैरह करके अपने लोगों के बीच में उसे फैलाते थे। तो ह्यूआनसांग एक बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे जो यहाँ आए थे। कब आए थे? 7th सेंचुरी में। वो एक्चुअली पूरे इंडिया के टूर पे आए थे, तो उस टाइम वो यहाँ भी विजिट किया था उन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी में। और यहाँ से 657, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 657 बुक्स यहाँ से लेकर गए अपने यहाँ। सोचो कि मतलब बंदा, सोचो आप इतने दूर आए हो, और उस समय के जमाने में मतलब कोई ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, ठीक है, सामान कैरी करके ले जाना बहुत मुश्किल काम होता था। और सोचो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कितने बल्कि होते थे, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है, भारी भरकम इतने बड़े बड़े वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक बनते होंगे। ऐसे 657 बुक्स ले जाना, मतलब इंसान ऐसे ही नहीं ले जाएगा, बहुत सिलेक्टिव बुक्स ले जाना चाहेगा, क्योंकि भाई तुम्हें दूर ट्रैवल करना है और तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो जाहिर सी बात है तुम सोच समझ के गिनी चुनी चीजें ले जाओगे। अब भाई साहब गिनते चुनते में भी 657 चुन लिया इन्होंने। इतनी प्राइसलेस बुक्स होंगी, आप सोचो कि छांटते छांटते भी 657 लेके गए यहाँ से ये, तो इतनी सारी बुक्स लेके गए। 7 ह्यूज हॉल्स, यहाँ बड़े बड़े 7 हॉल्स हैं, समझ सकते हो, असेंबली वगैरह के लिए यूज होते होंगे, कोई गैदरिंग होती होगी उसके लिए यूज किए जाते होंगे। साथ ही साथ 300 रूम्स थे लेक्चर डिलीवर करने के लिए। आज के जमाने में भी अगर देखो ना, तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी शायद ही 300 रूम होते होंगे लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और उस समय सोचो, उस समय 300 रूम्स थे लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए, मतलब कितने बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए। कई मोनास्ट्रीज बनाई गई थी स्टूडेंट्स लोगों के रहने के लिए। इस यूनिवर्सिटी के सस्टेनेंस के लिए, मतलब इसकी देख रेख हो सके, इसका खर्चा चल सके, इसके लिए कई गांव वगैरह दान में मिले थे। जो बच्चे यहाँ रहते थे उनको खाना, कपड़ा, रहना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री थी। तो इतना जो खर्चा होगा बच्चों के ऊपर, वो खर्चा आएगा कहाँ से? तो वो खर्चा चलाने के लिए राजा महाराजा या बड़े बड़े जमींदार लोग गांव के गांव डोनेट कर देते थे इनको, कि वहां से जो भी खेती होगी या वहां से जो टैक्स कलेक्ट होते थे उसका जो पैसा आएगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? इस यूनिवर्सिटी के खर्चों में जाएगा। यहाँ जो बुक रिपोजिटरी एरिया यानी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगंज। क्या नाम है? धर्मगंज। ये याद रखना लाइब्रेरी का नाम, आपको ये शॉर्ट नोट की तरह पूछेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने, मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मैंने कलर वाले दिख रखे हैं आपने, कि थोड़ा ब्राउनिश कलर के मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये पॉइंट्स याद रखने के वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, इससे आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी नालंदा वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आपको देखो लाइन से पूरा क्या क्या याद रखना है। देखो बड़गांव विलेज में है, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन के लिए बहुत ही फेमस, मतलब ट्रेडिशन का मतलब पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था उस ट्रेडिशन को। साथ ही साथ जैन लोगों के लिए पिलग्रिम प्लेस था, क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी जी ने 14 चातुर्मास किए थे।
कई मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, कुमार गुप्त ने मोनास्ट्री बनाई थी तब से ज़्यादा फेमस हो गया, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स जो हाईलाइट कर रखे हैं, इस हिसाब से आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आती है यूनिवर्सिटी कौन सी? तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर आज की डेट में देखा जाए तो प्रेजेंट डे कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ? रावलपिंडी में। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था भाई, जाहिर सी बात है, तो इस हिसाब से हमको पढ़ाया जा रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटी ही था ये। ठीक है, आज की डेट में इसके रिमेन्स ऐसी टूटी फूटी हालत में मौजूद है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब आप सोचो, हमारे यहाँ नालंदा भी टूटी फूटी हालत में, लेकिन आप नालंदा के फोटोज देखोगे, अगल बगल जंगल झाड़ी, जो घास फूस उग रखी थी उसको साफ सफाई करवा दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, देखो उसकी हालत कैसी है, घास फूस उग रखी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है उनको। ठीक है, फिर इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गंधार रीजन। गंधार का बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था तक्षशिला, और वहां ये शानदार यूनिवर्सिटी मौजूद थी। ऐसा माना जाता है कि 64 सब्जेक्ट्स में यहां पर एजुकेशन दिया जाता था, 24 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। बच्चे वहां पर आश्रम में ही रहकर गुरु के साथ रहकर पढ़ते थे, पुराने ट्रेडिशन यही होते थे भाई, गुरुकुल में जाओ वहीं रहो, पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके फिर बच्चे घर आते थे, मतलब हॉस्टल वाला सिस्टम था बहुत पहले से। ठीक है, आजकल तो भाई बच्चा कई बार होता है बहुत बदमाश होता है बच्चा, तो लोग बोलते हैं कि तुमको हॉस्टल भेज देंगे, लेकिन पहले तो सिस्टम ही यही था कि हॉस्टल में ही पढ़ना है। इसके अलावा जीवक जी जो थे अपने समय के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, कह सकते हो आप। ठीक है, आयुर्वेद का उनको बहुत ही गहरा नॉलेज था, और अपने समय में देश विदेश से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे। और ये जो थे ना, ये भगवान बुद्ध के डिसाइपल भी थे, बहुत ही परम शिष्य थे, इतने खास थे कि ये इनके फिजिशियन थे, पर्सनल फिजिशियन। मतलब भगवान बुद्ध को कोई भी मतलब तकलीफ हुई, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी आया, तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता था? जीवक जी करते थे, मतलब जीवक जी उनके बहुत खास थे। साथ ही साथ बिंबिसार जो राजा थे, उनके भी पर्सनल फिजिशियन थे। जैसे होता है ना आजकल भाई कि कोई बड़ा डॉक्टर है, एरिया में फेमस है, तो वहाँ का कोई अमीर आदमी होगा तो वो उसी से कंसल्टेशन लेगा, वो उसका फैमिली डॉक्टर हो जाता था। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत उसको फ़ोन करेंगे, भैया आ जाओ हमारे घर में आदमी बीमार है। तो वैसे राजा के लिए और भगवान बुद्ध खुद उनके लिए कौन थे? पर्सनली फिजिशियन, उनके खास डॉक्टर जीवक जी। और वो जीवक जी ने भी आयुर्वेद की पढ़ाई तक्षशिला से की थी। तो आप सोच सकते हो कि इतने शानदार डॉक्टर को बनाने वाली यूनिवर्सिटी कितनी शानदार होगी। फिर ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला क्यों पड़ा? राजा तक्ष जो थे, ठीक है, भगवान राम के भाई भरत जी, ठीक है, भरत जी जिनको राजपाट मिला राम जी के वनवास के बाद, पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस महान राजा के बेटे थे तक्ष, भरत जी के बेटे तक्ष थे, और उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला पड़ा, ऐसा माना जाता है। 7th सेंचुरी में बहुत ही फेमस सेंटर था एजुकेशन के लिए। बच्चे अपने मन का सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता था। आइए, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़िए। हालांकि लिमिटेशन थी, आज भी होता है, पता है आपको। जैसे कि मान लो कि एक टीचर के लिए 20 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है और उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम उसमें 5 टीचर होने चाहिए, तो पर टीचर 20 स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा रूल आज के डेट में भी होता है, पर सोचो उस समय में भी ऐसे रूल होते थे कि हर मतलब 20 बच्चों के ऊपर एक टीचर कम से कम होना चाहिए, मतलब ताकि बच्चों को ढंग से ध्यान दिया जा सके, टीचर्स ज़्यादा होने चाहिए बच्चों के पीछे। तो वैसा रूल था, पर फिर भी इतनी डिमांड थी यूनिवर्सिटी की कि फिर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को लेना पड़ता था, पढ़ाना पड़ता था। तो एक टीचर भले 20 स्टूडेंट पर अलर्ट किया जाता था, पर उस टीचर को ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता ही था। फिर अलग अलग जगहों से, वाराणसी, राजगीर, मिथिला, उज्जैन, अलग अलग जगहों से बच्चे भर भर कर यहाँ पढ़ने आते थे। फिर अच्छा, ये जो है हमारे कौन है ये अपने जीवक जी का मतलब एक वो दिया हुआ है, स्टैचू है उनके। उस समय में फोटो वोटो तो होती नहीं थी, खींचा नहीं आता था, तो ये एक मतलब स्टैचू बना हुआ है, ये जीवक जी की स्टैचू है, ठीक है। फिर बात करें हम प्रिंसेस ऑफ वाराणसी प्रसन्नजीत एंड, कौन थे? प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड प्रसन्नजीत। वाराणसी के जो राजकुमार होते थे, प्रसन्नजीत जी भी बहुत फेमस राजा थे। कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। ये सभी लोगों ने यहीं पर पढ़ाई की थी, तक्षशिला में। द ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि के बारे में हमने पढ़ा था पीछे,
अष्ट अध्यायी द फेमस बुक ऑफ ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पाणिनि जी की लिखी हुई, उन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। साथ ही साथ कौटिल्य दुनिया भर में फेमस है, आप भी जानते ही होंगे, चाणक्य भी कहा जाता है उन्हें। कौटिल्य जी का भी एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से हुआ था। तो तक्षशिला वाकई में बहुत ही फेमस, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं तो जाहिर सी बात है फेमस होगी। तो उस समय की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। इसमें क्या क्या एजुकेशन दिया था? वेद पढ़ाए जाते थे, मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था, मतलब लड़ाई वड़ाई वॉर करने का, वो गज विद्या मतलब हाथी को कैसे चलाना है, कंट्रोल करना है, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉर लॉर वगैरह वगैरह, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी। सोचिए चाणक्य, जैसा यहाँ पे कौटिल्य लिख के दिया है एक लाइन, एक बार यहाँ पे चाणक्य भी लिख के दिया। अब टेक्स्ट बुक वाले हैं भाई, कुछ भी लिख रहे हैं तो जो है लिख रहे हैं मानना पड़ेगा। तो एक ही साथ लिख सकते थे लेकिन दो अलग अलग लाइन में लिखा। चाणक्य कौन थे? मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि कौटिल्य ही जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना महान राजा बनाया, उन्हीं के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ग्रो हुए। तो वो जो चाणक्य है यानी कि जो कौटिल्य हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। चाइनीज स्कॉलर फा हियान ने यहाँ विजिट किया था, और कब विजिट किया था? 5th सेंचुरी में। अब सोचो, दो चाइनीज स्कॉलर अब तक आ चुके हैं। नालंदा पे कौन आया था? युआनसेंग। और तक्षशिला में कौन आया था? फा हियान। याद रखना, महर्षि पाणिनि और इनको जानते ही होंगे आप, चाणक्य। वाराणसी, वाराणसी भी बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था अपने समय का। ठीक है, कब? 7th सेंचुरी की बात करें तो वैसे तो बहुत पुराने समय से फेमस तीर्थ स्थल है, और दुनिया की कई हिस्टोरियंस तो कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगल झाड़ियों में घूमते थे, तब यहाँ शहर होते थे। तो वाराणसी अपने आप में बहुत ही शानदार रहा है, उसका हिस्ट्री बहुत शानदार रहा है। तो 7th सेंचुरी पिलग्रिमेज प्लेस की तरह फेमस था, और एजुकेशन सेंटर भी था। यहाँ आर्यन कल्चर उपनिषदिक पीरियड के दौर में, जब उपनिषद लिखे जा रहे थे, उस दौर में आर्यन कल्चर के मतलब कह सकते हैं कि आर्यन कल्चर का इन्फ्लुएंस इस एरिया में ज़्यादा था, और वहीं से वो एक बहुत ही फेमस रिलीजियस सेंटर बन गया आर्यन फॉलोवर्स के लिए। किंग ऑफ वाराणसी अजाट शत्रु, अजाट शत्रु बहुत ही महान राजा थे अपने समय के। उनका युद्ध कौशल मतलब कि वॉर करने का जो तरीका था बहुत ही खतरनाक था। उनके समय में उनको हरा पाने वाले लोग नहीं होते थे। ठीक है, तो वो जो राजा थे वाराणसी के, वो एक अपने आप में बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे, और उनके समय में एजुकेशन काफ़ी ग्रो हुआ। ठीक है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। वो एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो चाहते थे हर कोई एजुकेशन पाए। तो इन्होंने वाराणसी को एज एन एजुकेशन सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप करवाया। अब ये जो मैंने बना रखा है, ठीक है, ये आपने देख रखा होगा, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, उसमें वो जो भल्लाल देव रहता है, भल्लाल देव का जो रथ रहता है उसके आगे ऐसा ही एक लगा रहता है चाकू वाला, रथ चलता है कि गोल गोल घूमता है, लोग कटते जाते हैं। ठीक है, तो ये और ये दूसरा, ठीक है, महाशिला कटका कुछ बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये यूज़ करते थे अजात शत्रु। तो आप समझ सकते हो कि जो बाहुबली में ये लॉजिक दिखाया गया है, ये पुराने राजाओं महाराजाओं ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, वहाँ से वो लॉजिक उठा के लाए हैं ये। तो ये देख रहे हो, ये बड़ा सा देखा होगा आपने, इसमें पत्थर भरते हैं बड़ा बड़ा, और ये बांध रखा है, फिर से जैसे रिलीज़ करते हैं तो ये जोर से उछलता है, तो ये पत्थर जाता था और सामने वाले जो एनिमी हैं उनके ऊपर गिरता था, कई तो उसमें कुचल के मर जाते थे। और ये तो अजात शत्रु इस तरह के चीज़ों को यूज़ करने के लिए फेमस थे। ठीक है, इसीलिए जल्दी कोई जीत नहीं पाता था इनसे। इट इज़ मेंशन्ड इन व्यास संहिता दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, इसके अलावा और बहुत सारे ग्रंथ लिख रखे हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, वेद व्यास अपने आप में लेजेंड है, सबको पता ही है। तो इन्होंने व्यास संहिता जो लिखा है उसमें ये बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम यहीं वाराणसी में ही था, यानी काशी में। ठीक है, लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध ने भी वाराणसी को अपना एक प्रीचिंग प्लेस बनाया था। हमने पीछे पढ़ा था स्तूप ऑफ पिलर ऑफ सारनाथ। अशोक ने वहाँ पर सारनाथ में पिलर क्यों बनवाया था? क्योंकि वो भगवान बुद्ध का फेमस प्रीचिंग प्लेस था, वहाँ वो लोगों को ज्ञान बांटते थे। ठीक है, तो इतना फेमस था वाराणसी पहले से, इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस जगह को चुना, वहाँ लोगों के बीच में ज्ञान बांटा और बुद्धिज्म को स्प्रेड करवाया। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी, ये भी अपने आप में बहुत फेमस हैं, हिंदू धर्म में बहुत बड़े संत हुए।
ये भी काशी में रहे कई सालों तक और वहां पर उन्होंने वेदांत के प्रिंसिपल्स पर सिद्धि हासिल की। ठीक है, वेदांतों की स्टडी करके खूब सारा और नॉलेज गेन किया और लोगों के बीच में उसको फैलाया भी। तो वाराणसी में कई फेमस लोग आए और उन्होंने इस वाराणसी के महानता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर आती है बात, अच्छा, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु भक्ति मूवमेंट के बड़े नाम्स हैं। मतलब इंडिया में भक्ति सॉन्ग्स वगैरह स्प्रेड करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ वैष्णव सेक्ट आपने सुना होगा, विष्णु भगवान को जो पूजते हैं स्पेशली वैष्णव सेक्ट के लोग, वो जो ये दोनों जन हैं इन्होंने वैष्णव सेक्ट को स्प्रेड किया और सबसे ज्यादा नाम और शोहरत इनको हासिल कहां से हुई? वाराणसी के काशी से। ठीक है, काशी में ही ये लोग ज्यादा फेमस हुए, यहां पर ज्यादा इन्होंने अपने जो भी रिलीजियस चीजें उसको स्प्रेड करवाया। पंजाब के जो स्कॉलर फैमिलीज थी यानी पंडित जो होते थे वो लोग कुछ तो कहाँ चले गए, काशी आते थे पढ़ने, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने, और कुछ कहाँ जाते थे? कश्मीर। अब देखो जो पंडित होते थे पुराने समय के, तो उनका तो फैमिली ट्रेडिशन ही होता था एजुकेशन, वो पूरी तरह से एजुकेशन पे डिपेंडेंट रहते थे, तो उनके बच्चों को तो पढ़ना ही है। तो जो पंजाब के पंडित थे उसमें से कुछ लोग काशी आते थे पढ़ने और कुछ लोग कहाँ जाते थे? कश्मीर जाते थे पढ़ने के लिए उस समय में। ठीक है, फिर कई प्रिंसेस ने वाराणसी में अपना एजुकेशन लिया। सारनाथ में अशोक ने मोनास्ट्री बनवाई, याद होगा, सारनाथ का पिलर भी बनवाया था अशोक ने और वहाँ मोनास्ट्री भी बनवाई थी। और जब वहाँ मोनास्ट्री बन गई तो वो फिर और ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन ग्रो हुआ, मतलब मोनास्ट्री बन गई, मतलब जो स्टूडेंट्स आएंगे वो वहाँ रहेंगे, रहने का अरेंजमेंट कर दिया गया, तो इसलिए और ज़्यादा बच्चे आके रहने लग गए, पढ़ने लग गए। तो राजा अशोक ने भी काशी के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है। फिर बात आती है वल्लभी। तो ये सब तो अलग अलग स्टेट्स में मौजूद थे। वल्लभी खुद गुजरात में मौजूद यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, 7th सेंचुरी में बहुत ही फेमस सेंटर था एजुकेशन का। अब उस समय में जो वंश डायनेस्टी हुआ करती थी, वल्लभी में अलग अलग राजाओं का रूल रहा, लेकिन जो वंश डायनेस्टी थी उसने वल्लभी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करवाया। ठीक है, उनके रूल के दौरान वल्लभी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनायन कल्ट, हिनायन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब देखो बुद्धिज्म में भी ना दो ग्रुप्स हैं, एक है हिनायन और एक है महायन। महायन जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है ना वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे, वो भगवान का अवतार थे। जैसे हिंदुइज्म में कहा था कृष्ण जी जो थे, राम जी जो थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, ये कोई आम इंसान नहीं थे, पर इन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो आम इंसानों की तरह जी। तो वैसे महायन वाले जो लोग हैं, महायन फॉलोअर्स, बुद्धिज्म में ही महायन लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान का अवतार थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। और दूसरा जो सेक्शन है यानी जो हिनायन सेक्शन है वो ये मानता है कि भगवान बुद्ध भी एक आम इंसान थे और उन्होंने अपने जीवन भर में बहुत मतलब मेहनत करके, एजुकेशन गेन करके और तपस्या करके अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। और उनकी लाइफ जो है वो हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम भी उनके रास्तों पर चलकर इसी तरह से निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोग भगवान बुद्ध को एक आम इंसान मानते हैं, हिनायन कल्ट के लोग, और उनका ये कहना है कि इन्होंने अपने लाइफ भर में बहुत ज़्यादा महान काम किए। ठीक है, तो एक आम इंसान वैसे चले। तो दोनों में एक सेक्शन है, दो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो जो हिनायन कल्ट है उसका एक सेंटर होता था वल्लभी, बराबर है। फिर 7th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन, स्थिरमती और गुणमती, ये लोग यहाँ के फेमस प्रिंसिपल्स रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। अब ये स्थिरमती गुणमती नाम देख के मती से ऐसा लग रहा है कि शायद वुमेन होंगी, नहीं, ये मैन है। ठीक है, आदमियों के नाम है। तो स्थिरमती गुणमती अपने समय के बहुत बड़े स्कॉलर्स थे और वो लोग वल्लभी के प्रिंसिपल रहे हैं। ठीक है, फिर गंगा यमुना के इलाकों से, अलग अलग दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चाइनीज ट्रेवलर इत सिंह यहाँ विजिट करके गए थे। ठीक है, नालंदा में युआनसेंग, ठीक है, तक्षशिला में कौन था, फाहियन, और इसमें कौन है वल्लभी में इत सिंह। इत सिंह ने क्या कहा था कि वल्लभी जो है ना, ये कंप्लीटेड नहीं लिखना चाहिए था, कंप्लीटेड आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, कंप्लीटेड मतलब नालंदा ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस था, तो इत सिंह का कहना है कि वल्लभी नालंदा के टक्कर की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी मामले में कम थी, ऐसा इत सिंह का कहना था। ठीक है, तो मतलब सारे ही यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़ी फेमस थी। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट
480 AD से लेकर 775 AD तक वल्लभी एक पोर्ट भी रहा है, वो भी इंटरनेशनल पोर्ट। दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था वल्लभी के थ्रू। तो सोचो इतना फेमस ये सेंटर रहा होगा, ठीक है। फिर रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी। शुरुआती दौर में जो वहाँ पे रूलर्स थे वो मैत्रक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और मैत्रक डायनेस्टी देखा जाए तो मैत्रक डायनेस्टी ने भी इस यूनिवर्सिटी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है। और मैत्रक डायनेस्टी के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, ठीक है, ध्यान देना, ये लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था यूनिवर्सिटी में, फिर भी इन्होंने यूनिवर्सिटी को ग्रो करवाया। तो मतलब पुराने समय के जो हमारे राजा महाराजा ये सब थे, ज़्यादातर, सबके बारे में नहीं कह सकता पर ज़्यादातर ऐसे थे जो एजुकेशन को लेकर ना भेदभाव नहीं करते थे किसी भी धर्म को लेकर, ठीक है, कोई किसी भी धर्म का हो, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, तो खुद भले बुद्धिस्ट नहीं थे फिर भी बुद्धिज्म को इन्होंने अपने एरिया में प्रमोट किया। जो यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म पर चलती थी उसको प्रमोट किया। अब आप देख रहे हो ना, स्थिरमती, गुणमती, ये कैसे थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, तो इनको प्रिंसिपल बनवाया गया, कोई दिक्कत नहीं। हिनायन कल्ट का ये सेंटर भी रहा है, राजा बुद्धिस्ट नहीं थे फिर भी बुद्धिज्म को उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया, ठीक। और फिर क्या रखा, कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे, ओके। फिर आती है बात 1775 AD में अरेबियंस ने यहाँ पर हमला कर दिया और इस यूनिवर्सिटी को बंद करवाया, तोड़फोड़ किया, तो यूनिवर्सिटी बंद पड़ गई, ठीक है। फिर ये माना जाता है कि उस समय के जो फेमस स्कॉलर्स होते थे जो वहाँ पढ़ाते थे या वहाँ से जिन्होंने एजुकेशन गेन किया होता था, पत्थरों पर उनके वहाँ पर नाम लिखे जाते थे। आज के डेट में भी होता है, मान लो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और आपने कोई बड़ा काम कर दिया, फेमस हो गए, तो उस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई का वो ग्रुप होता है, वहाँ पर आपका नाम दिया जाता है, या बोर्ड्स लगे रहते हैं, बोर्ड ऑफ ऑनर होते हैं, उस बोर्ड पर आपका नाम आएगा कि ये बंदा भाई इतना फेमस आदमी हमारे यहाँ से पढ़ के गया है। तो वैसा वहाँ भी सिस्टम होता था कि पत्थरों पर उन सबके नाम लिख दिए जाते थे गेट के पास कि ये लोग यहाँ से पढ़े हैं या फिर ये लोग यहाँ पढ़ाते हैं, इस तरह का। जो वहाँ से पढ़ लेता था, जिसके पास वहाँ की डिग्री होती थी, उसको राज्यसभा में ऊंचा पोजीशन मिलता था, मतलब राजा के दरबार में ऊंचा मिनिस्टर बनाया जाता था, हाई लेवल के मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, राजा के खास होते थे वो लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत ही मतलब जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही शानदार था, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था उस समय में, यानी यहाँ भी विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस कैसे होता था, यूनिवर्सिटी का जो खर्चा वगैरह है वो कैसे चलता था, तो जो राजा वगैरह थे या जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो लोग दान देते थे और उस दान से ये यूनिवर्सिटी चलती थी। और जितना ज़्यादा दान करते थे लोग, इससे वहाँ के लोगों की लॉयल्टी झलकती थी इस यूनिवर्सिटी के प्रति, ठीक है। तो अपने समय का बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर रहा। अब सोचो इतने फेमस ये सेंटर्स रहे हैं पर आज के डेट में बर्बाद हो चुके हैं। देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, देख रहे हो ये सीढ़ी, देख रहे हो, मतलब ऊपर फ्लोर्स भी होंगे, ठीक है, अभी भी इतने शानदार दिख रहा है, टूटी फूटी हालत में। सोचो जब रियल में खड़ा होगा तो कितना बढ़िया होगा। तो इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तक्षशिला भी बर्बाद हो गया। ये रहा तक्षशिला, कहाँ गया हमारा, वाराणसी तो चलो अलग अलग जगहों पर बटा हुआ था, फिर ये पूरा कहाँ चला गया भाई, ये बर्बाद की हालत में मौजूद है। नालंदा की हालत आप देख रहे हो, नालंदा की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। नालंदा बर्बाद कैसे हुआ, नालंदा को 3 बार हमला किया गया नालंदा पर जो आखिरी हमला किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने, और बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया, हुआ यूं कि बख्तियार खिलजी जो था ना वो इंडियन लोगों से चिढ़ता था, टर्की से आया हुआ था राजा, उसने कब्जा कर रखा था इंडिया पे, और जो हिंदुस्तानी लोग थे उनसे उसको चिढ़ थी। उसको ये था ना कि जो वहाँ के, जो उसके देश के हैं, टर्की के जो उसके साथ के रहने वाले हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वही महान हैं, और अगर इंडिया के लोग उसमें ग्रो करते तो उसको चिढ़ होती थी। तो हुआ यूं कि एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। कौन, बख्तियार खिलजी। वो जब बीमार हुआ तो उसके जो हकीम वकीम थे उसके कोर्ट में, दरबार में, उन लोगों से उसने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा था। उसके सारे हकीम यहाँ से लेके जहाँ से आया था ना वहाँ तक के सबको चेक करवा लिया उसने, सबकी औकात के बाहर हो गई वो बीमारी, ठीक नहीं हो पा रही थी। तो हुआ यूँ, फिर उसको किसी ने सजेशन दिया, ठीक है, कि एक राहुल नाम के वैद्य हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में हैं, वो वहाँ पे पढ़ाते हैं और उनका नॉलेज बहुत तगड़ा है, आप उनसे एक बार ट्रीटमेंट लेके देखो, ठीक हो जाओगे। तो भाई सब तो तैयार नहीं कि भाई इंडिया वाला मेरे इलाज करेगा, ना 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 ना, मैं इन लोगों से इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीमारी जब ठीक नहीं हो रही थी तो थक हार के उसने बुलवाया कि भाई आओ मेरा ट्रीटमेंट देखो, करो। तो ट्रीटमेंट के लिए उसने क्या कंडीशन रख दी राहुल जी के सामने कि आप जो भी ट्रीटमेंट करो कोई हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करोगे,
और फिर मुझे ठीक करके बताओ। भाई देखो, एक तो बीमार है, ठीक होने जाना है डॉक्टर के पास, उसने भी कंडीशन रख रहा है कि भाई तू ये दवा नहीं लेगा, इस वाली मेडिकल की दवा नहीं देना, अपना ही कुछ अलग से बना के दे। अब भाई बना के देगा इंडियन तो इंडियन देगा ना, मतलब मेरी दवा से इलाज कर। बड़ा पागल टाइप का था, कुछ भी ऐसी कंडीशन जानबूझ के, मतलब कि उनको परेशान करने के लिए। और ये बोला कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुमको मार दूंगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत सोच विचार के उन्होंने क्या किया, उस बंदे को कुरान ला के दिया। ठीक है, कुरान ला के दिया और बोला कि ये जो कुरान है ना, आप रोज़ थोड़े थोड़े पन्ने इसमें से पढ़ते रहना, रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ने पढ़ो, ठीक है, फिर उसके बाद आप मुझसे मिलना। बोला ठीक है भाई, कुरान तो पढ़ना है। तो वो कुरान पढ़ रहा था, पढ़ता पढ़ता कुछ दिन पढ़ा और वो ठीक हो गया। अब जब वो ठीक हो गया तो समझ नहीं आया भाई ये क्या है, ये क्या झोल है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, वैद्य जो थे उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी। ठीक है, तो जब दवा मतलब वो जब कुरान पढ़ेगा तो पन्ने पलटने पड़ते, तो ऐसे जीभ लगा के नहीं पलटते लोग गीला करके। तो जब वो पन्ने पलटता था, दूसरी बार जब जीभ पे लगाता था तो पन्ने में जो दवा लगी थी वो दवा उसके जीभ से लग के शरीर में पहुंच जाती थी, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे डोज उसको दवा की तरह मिलते रहे और वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो बजाय इसके कि वो वैद्य को इनाम दे, उनकी तारीफ करे, उनका फ़ैन हो जाए, उसने उल्टा किया। उसने क्या किया, उसको लगा ये कि भाई हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, इनसे अच्छा ये कैसे हो सकता है। ठीक है, उसको जेलसी फील हुई और उस जेलसी के चलते उसको यही पता चला कि भाई ये नालंदा में पढ़ाता है। ठीक है, तो नालंदा में ही ये सारा सोर्स छुपा हुआ है नॉलेज का, इतना गजब नॉलेज इन लोगों के पास वहाँ से आ रहा है। तो उसने सीधा नालंदा पे हमला करवाया और नालंदा को जला दिया, पूरा नालंदा जला दिया। इसकी जो लाइब्रेरी थी उसको जला दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो लाइब्रेरी में आग लगी थी वो 3 महीने तक जलती रही। इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे यहाँ पर, इतने ग्रंथ, बुक्स वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट्स की भर रखी थी, तभी तो दुनिया भर के लोग यहाँ रिसर्च करने आते थे। तो इतना सारा नॉलेज भरा हुआ था, इतनी सारी किताबें रखी थी, सारी किताबें जलते जलते 3 महीने तक जलती रह गई। इतना गजब का मतलब लाइब्रेरी होगा सोचो, और उस बंदे ने ये काम किया। तो इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया और बाकी सारी यूनिवर्सिटी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, दोनों कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर लेके बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।